गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर, बीओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको हम लेसन थर्ड व्यवसाय की स्थापना के बारे में बताते हैं। और पहला दूसरा लेसन आपको हमने बता दिया था ऑनलाइन में। पहला दूसरा लेसन था व्यवसायिक संगठन का अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य व महत्व, जिसमें आपने व्यवसायिक संगठन का अर्थ समझा, उसके क्षेत्र समझे और व्यवसाय के उद्देश्य समझे, जिसमें आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं और उपयोगिता, राष्ट्रीय सामाजिकता, ये आपको हमने बताया था। अब आपको आज हम लेसन थर्ड व्यवसाय की स्थापना के बारे में बताते हैं कि व्यवसाय को चालू करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या व्यवसाय को चयन करते समय किन किन घटकों का ध्यान में रखना चाहिए। पहला देखिए, व्यवसाय का चयन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। पहला आप रखेंगे, पहला आपकी होती है व्यक्तिगत रुचि। व्यक्तिगत रुचि। दूसरा आपका व्यक्तिगत योग्यता। तीसरा पूंजी की मात्रा। चौथा जोखिम की मात्रा। पांचवा उत्पादन का क्षेत्र। पांचवा उपलब्ध क्षेत्र। व्यवसाय का चयन करते समय 4-5 बातें। पहला व्यक्तिगत रुचि। आपको व्यापार चालू करते समय किस व्यापार में ज़्यादा रुचि है, व्यक्तिगत रुचि है, किस व्यापार को आप सुचारू रूप से चला सकते हैं, उसके लिए आपको व्यक्तिगत रुचि होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत योग्यता। इसके बारे में आपको हम बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति व्यापार जब चयन करता है या चालू करता है, स्थापना करता है, तो उसको किस व्यापार में ज़्यादा योग्यता है, किस व्यापार के बारे में ज़्यादा जानकारी है, और तो व्यक्तिगत योग्यता। तीसरा है पूंजी की मात्रा। पूंजी की मात्रा कि आपके पास व्यापार चालू करते समय आपके पास कितनी पूंजी है, और कितनी पूंजी लगाकर आप व्यापार को चला सकते हैं। इसका मतलब पूंजी को हम कितने भागों में जानते हैं। पहला होता है पूंजी की आवश्यकता 3 कार्यों के लिए होती है। कितने कार्यों के लिए होती है? 3 कार्यों के लिए। कौन कौन से कार्य होते हैं? पहला होता है स्थायी संपत्तियां। पहला होता है स्थायी संपत्तियां। पूंजी की उपलब्धता में मात्रा लिखिए या उपलब्धता लिखिए। पूंजी की उपलब्धता, पहला स्थायी संपत्तियां, दूसरा चालू संपत्तियां, तीसरा है आपका कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी।
अब देखिएगा, पूंजी की उपलब्धता में पूंजी 3 कार्यों में है। पहला है स्थायी संपत्तियाँ। व्यापार चालू करते समय आपके पास स्थायी संपत्तियाँ मतलब जो है कौन कौन सी होती हैं कि जब आप व्यापार चालू करेंगे तो आपके पास स्थायी संपत्तियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन सी होती हैं स्थायी संपत्तियाँ? जैसे आपका था भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर। कोई भी व्यापार आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास जगह होनी चाहिए पहला, ठीक। फिर फर्नीचर हो, भूमि हो गई, भवन हो गया, मशीन की आवश्यकता होगी तो मशीन। व्यापार के रूप पर निर्भर करता है कि आपको भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर ये आपकी स्थायी संपत्तियाँ हैं। इनमें से क्या आपको किसकी आपकी उपलब्धता ज़्यादा महत्व है? दूसरा है चालू संपत्तियाँ। चालू संपत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे कोई हम व्यापार चालू करते हैं तो हम कच्चा माल लाते हैं, मतलब रॉ मटेरियल जिसे बोलते हैं कच्चा माल। तो कच्चा माल आपके पास मतलब उस माल से आप जो निर्मित करेंगे, जैसे कोई चीज़ है, मिट्टी है, मिट्टी से आप वो क्या बनाते हैं, घड़ा बनाया जा सकता है और खिलौने भी बनते हैं। तो जो मिट्टी है वो हमारा क्या है, मिट्टी हमारी क्या है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। और कच्चा माल हमारी चालू संपत्तियों में आता है। कच्चा माल जैसे तुम्हारा फ्यूल मतलब ईंधन, पेट्रोल, कच्चा माल, उससे हम क्या करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, बाइक चलती हैं, उससे हम निर्मित करते हैं। और कार्यशील पूंजी का मतलब है कि आपके पास कितनी पूंजी है, अधिक ना हो और ना ही कम हो, वो पूंजी कार्यशील में लगती रहे, उस पूंजी से हम व्यापार को चलाते रहें, वो हमारी कार्यशील पूंजी के रूप में आ जाएगी। उस पूंजी को हम व्यापार में बढ़ाते रहें, उससे हम व्यापार चलाते रहें। और व्यापार चलाते समय कभी कभी व्यापार में जोखिम भी उठाना पड़ता है, व्यापार में जोखिम भी उठाना पड़ता है। उस जोखिम भी एक व्यापार का हिस्सा है। अब आपको हम बताते हैं व्यापार में जोखिम की मात्रा। कभी कभी ऐसा होता है कि लाभ के साथ जोखिम की मात्रा का अनुमान लगाना आवश्यक है। कभी कभी लाभ अधिक हो जाता है तो उसमें हम जोखिम की भी मात्रा को लगाएं कि देखते हैं। जोखिम व्यवसाय की सभी प्रवेश करना चाहे जोखिम पूर्ण व्यवसाय में तभी प्रवेश करना चाहिए जब लाभ की संभावना निश्चित हो, कि आपका केवल व्यापार आपने चालू किया, केवल नुकसान होता जा रहा है, लाभ कहीं हो नहीं रहा। आपको ये लगे कि आज इतना स्टॉक है, इतना हम सेव करेंगे, इतना मार्केट में शेयर कर देंगे और उस शेयर की वैल्यू हमारी इतनी अगर गिर गई, इतने शेयर की वैल्यू से हमारा प्रॉफिट भी होता रहेगा। तो वैसे ही आपको ये भी ज्ञात हो कि लाभ के साथ साथ हमारे व्यापार में कितना जोखिम हो रहा है, ये आपको देखना है। अगला आपको हम बताते हैं, आपको हमने बता दी पूंजी की उपलब्धता में कौन कौन सी 3 चीज़ें आती हैं। पूंजी की उपलब्धता में स्थायी संपत्तियां होती हैं, चालू संपत्तियां होती हैं और कार्यशील पूंजी। स्थायी संपत्तियों में क्या बताया है, भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर। ये भी आपकी एक प्रकार से व्यापार चालू करते समय इसकी आवश्यकता पड़ती है, वो भी एक पूंजी का ही रूप है। नेक्स्ट है चालू संपत्तियाँ। चालू संपत्तियाँ हमने आपको बताया है, चालू संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती हैं जिससे हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, वो चालू संपत्तियाँ में आ जाते हैं। जैसे कच्चा माल और ईंधन। कच्चे माल में हमने छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि जैसे मिट्टी है और मिट्टी से हम लोग क्या करते हैं, घड़ा बनाते हैं। मिट्टी हमारा कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, उससे हम घड़े को निर्मित करते हैं, वो हमारे व्यापार को चलाता है, व्यापार का एक रूप है, वो चलाता है। उसमें हमको लाभ या हानि दोनों प्रकार का जोखिम उठाना पड़ता है। नेक्स्ट कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी के मतलब आपको व्यापार करते समय ये ना ही ज़्यादा अधिक पूंजी हो ना कम पूंजी हो, मतलब अधिक भी इतनी पूंजी ना हो कि वो व्यर्थ में पड़ी रहे
और कम भी इतनी पूंजी ना हो जिससे कि आप व्यापार को चला ना सके। कार्यशील पूंजी मतलब वो पूंजी हमारे कार्य में ही लगी रहे, लाभ में भी हानि में भी। अब आपको हम बताते हैं व्यापारिक संगठन का स्वरूप। व्यापारिक संगठन का स्वरूप इसी के अंतर्गत आता है। आपको पहला था व्यवसाय का चयन करते समय कौन कौन सी चीज़ें की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत रुचि हमने बताई, योग्यता बताई, परिवर्तन का क्षेत्र बताया और पूंजी की उपलब्धता। पूंजी की उपलब्धता में हमने आपको बताया है कि पूंजी 3 होती हैं, स्थायी और चालू और कार्यशील पूंजी। अब आपको हम बताते हैं व्यवसाय का स्वरूप, व्यवसायिक संगठन का स्वरूप। व्यवसायिक संगठन का स्वरूप। व्यवसायिक संगठन के स्वरूप कौन कौन से होते हैं। पहला होता है इसका एकाकी व्यवसाय। दूसरा होता है साझेदारी व्यवसाय। पहला एकाकी व्यवसाय, दूसरा साझेदारी का व्यवसाय, तीसरा संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। तीसरा सहकारिता। अब देखिए व्यवसायिक संगठन का स्वरूप। पहला आपका आ जाएगा एकाकी व्यवसाय। एकाकी व्यवसाय क्या होता है, इसमें एक ही व्यक्ति के कंधों पर भार होता है, मतलब वो ही व्यक्ति मालिक होता है। क्योंकि जो एक ही व्यक्ति अकेले व्यापार को स्टार्ट करता है वो व्यापार एकाकी व्यापार कहलाता है, एकाकी व्यवसाय कहलाता है। और लाभ या हानि दोनों वहन करता है। व्यापार में लाभ होता है और हानि होती है तो वही एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है। जिस व्यापार में एक ही व्यक्ति व्यापार को चालू करता है उसे एकाकी व्यवसाय कहते हैं। और आपको हम बताते हैं साझेदारी व्यवसाय। पहले ये भी देखिएगा एकाकी व्यवसाय में कम पूंजी की भी आवश्यकता होती है और कम पूंजी से आप व्यापार भी स्टार्ट कर सकता है और कम स्थान में भी व्यापार स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि स्वयं मालिक होता है, जोखिम भी वही उठाता है। इसलिए और साझेदारी का व्यवसाय का मतलब जब किसी व्यापार में एक या एक से अधिक मतलब दो से अधिक 3, 4, 5, 50, 20 ये साझेदार आपस में अगर व्यवसाय को आरंभ करते हैं तो वो साझेदारी का व्यवसाय कहलाता है। साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों को बराबर बराबर हिस्सा मिलता है और लाभ हो या हानि बराबर अनुपातों में पूंजी के अनुपातों से बांटा जाता है और उस व्यापार को हम साझेदारी का व्यवसाय कहते हैं। संयुक्त पूंजी, इसमें अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। संयुक्त पूंजी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है, किंतु कंपनी का निर्माण के लिए वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है, लेकिन इसमें वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कंपनी
व्यावसायिक संगठन क्षेत्र होती है। सहकारिता क्या है? सहकारिता के बारे में आपको बताते हैं। सहकारी व्यापार का आयोजन, सहकारी व्यापार का आयोजन, सहकारी व्यापार का आयोजन सहकारिता के सिद्धांतों पर किया जाता है। इसका मूल मंत्र है एक सबके लिए तथा सब एक के लिए, एक सबके लिए तथा सब एक के लिए। ये व्यवस्था अल्प साधन वाले व्यक्तियों के लिए विशेष उपयोगी है। ये किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है? अल्प साधन वालों के लिए, अल्प साधन वालों के लिए विशेष उपयोगी है। व्यवसायिक संगठन के स्वरूप में हमने आपको बता दिया। एकाकी व्यवसाय, एकाकी व्यवसाय मतलब जिसमें एक ही व्यक्ति स्वामी होता है और एक ही व्यक्ति व्यापार में लाभ हो या हानि स्वयं वहन करता है, स्वयं उत्तरदायित्व होता है उसका, वो एकाकी व्यवसाय कहलाता है। साझेदारी का व्यवसाय, इसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 या 50 व्यक्तियों का समूह होता है और इसमें जो भी लाभ हो या हानि सब भी साझेदार वहन करते हैं, जोखिम भी उठाते हैं और लाभ और हानियों को उनकी पूंजी के अनुपात के अनुसार बांट दिया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का मतलब होता है इस प्रकार संगठन में अधिक मात्रा में पूंजी एकत्रित की जाती है और इसका अस्तित्व भी स्थायी होता है। इसके अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। इसमें अंशधारियों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। और सहकारिता में हमने आपको बताया ये अल्प साधन लोगों के लिए अत्यधिक महत्व होता है। नेक्स्ट आइए आपका तीसरा पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट जो हमने बताया था उसके अंतर्गत 4 थे, दूसरे पॉइंट के अंतर्गत 4 पॉइंट हैं। अब तीसरा पॉइंट आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा वस्तु तथा बाजार विश्लेषण। वस्तु तथा बाजार विश्लेषण। तीसरा पॉइंट इसका है वस्तु तथा बाजार विश्लेषण। अब आप देखिए वस्तु तथा बाजार विश्लेषण कहते किसे हैं? वस्तु तथा बाजार विश्लेषण कहते किसे हैं? व्यवसायी जिस वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, व्यवसायी जिस वस्तु का उत्पादन करना चाहता है उसे उस वस्तु के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। वस्तु तथा बाजार का विश्लेषण मतलब व्यवसायी जिस वस्तु का उत्पादन करना चाहता है उसे उस वस्तु की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसे ही वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। वस्तु विश्लेषण किसे कहते हैं? व्यवसायी जिस वस्तु का उत्पादन करना चाहता है उसे उस वस्तु की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और उसे ही उस जानकारी को या जैसे भी उसे ही उस वस्तु का विश्लेषण कहा जाता है। और इसमें उपभोक्ताओं के संपर्क करके वस्तु के बारे में उनकी पसंद और आवश्यकता की जानकारी करनी चाहिए। इसमें उपभोक्ताओं की से मिलकर उनकी पसंद या उनकी जानकारी के अनुसार ही आवश्यकता, उनकी जानकारियों की आवश्यकता करनी, उनकी पसंद एवं आवश्यकता की जानकारी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वस्तु निर्माण की श्रेष्ठ विधियां भी हैं और मिश्रित प्रयोग की जानकारी। अब बाजार विश्लेषण किसे कहते हैं? आपको हमने बताया वस्तु विश्लेषण कि मतलब किसी वस्तु का निर्माण करने से पहले उस वस्तु की पूर्ण जानकारी जाननी चाहिए, उसे वस्तु विश्लेषण कहते हैं। अब आपको टॉपिक आया बाजार विश्लेषण। बाजार विश्लेषण का क्या आशय है? बाजार विश्लेषण का आशय है कि उपभोक्ताओं की प्रस्तावित वस्तु की मांग, प्रस्तावित वस्तु की मांग, उपभोक्ताओं की रुचि, वस्तु की नई डिजाइनें और एवं उपयोगों
तथा नए बाज़ारों की खोज से है, जिसे बाज़ार विश्लेषण कहा जाता है। मतलब इसका मतलब समझिए कि बाज़ार विश्लेषण का मतलब होता है कि उपभोक्ताओं की रुचि किस में है, वस्तु की नई डिजाइनें क्या हैं, और उसके बाद किस किस्मों के उपयोगी बाजार वस्तुओं की जानकारी होनी चाहिए, और उसके बारे में बाज़ार विश्लेषण कहते हैं। चौथा पॉइंट है व्यवसाय के स्थान का चयन। व्यवसाय के स्थान के चयन में आपको हमने अभी बताया था कि व्यवसाय के स्थान के चयन क्या है। जो पहला पॉइंट हमने आपको बताया था, व्यवसाय के स्थान का चयन। तो हमने आपको बताया था व्यवसाय के स्थान का चयन क्या है कि मतलब व्यवसाय को आपको किस क्षेत्र में और सबसे पहले उस प्रदेश की क्षेत्र की विशेष का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आपका व्यवसाय जहाँ पे भी स्थापित करें, चालू करें और स्टार्ट करें कुछ भी, तो उस स्थान के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, वहाँ की सुविधाएं आपको मालूम होनी चाहिए कि व्यवसाय चयन करते समय सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता तथा सस्ते ईंधन की उपलब्धता, क्या क्या चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। श्रमिक, कच्चे माल मतलब कच्चा माल, ठीक, श्रमिक की उपलब्धता होनी चाहिए, कच्चा माल और ईंधन की और बैंक की साख सुविधाएं, ईंधन और बैंक की साख सुविधाएं। ये चार चीज व्यवसाय के स्थान को चयन करती हैं। पहला, आपकी श्रमिक की उपलब्धता होनी चाहिए कि आप व्यापार जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपको श्रमिक मिलेंगे या उनका स्थान बहुत अधिक दूर है, जिससे आपका व्यापार में परेशानी आएगी, टाइम कम मिलेगा और श्रमिक टाइम पे नहीं आएंगे उनकी, और कच्चा माल आपको वहाँ से उपलब्ध करने में कितना समय लगता है उसके बारे में जानकारी, ईंधन आपको वहाँ से कितनी जल्दी मिल सकता है, और बैंक की सुविधाएं, मतलब जो उपभोक्ता से हम माल क्रय विक्रय करेंगे या जो भी माल परचेस करेंगे, खरीदेंगे, तो उसमें बैंक की साख सुविधाएं कितनी दूर पे और कैसे हैं, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका आता है व्यवसाय की इकाई का आकार। अगला पॉइंट है व्यवसाय की इकाई का आकार। व्यवसायिक इकाई का आकार। पांचवा पॉइंट, व्यवसाय की इकाई का आकार में क्या है, इसमें दे कि व्यवसाय की इकाई का आकार इस प्रकार होना चाहिए कि व्यवसाय को न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो, मतलब कम लागत पर अधिक उत्पादन हो। व्यवसाय की इकाई का आकार का मतलब है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि इकाई व संयंत्र का अनुकूलतम आकार होना चाहिए। और पांचवा है संयंत्र अभिन्यास या संयंत्र का फैलाव, मतलब मशीनरी का संयंत्र फैलाव का आशय कारखाने के भवन में यंत्र, मशीन, औजारों स्थान। छठा पॉइंट देखिएगा है संयंत्र का फैलाव। संयंत्र का फैलाव, इसका आशय होता है कि कारखानों में कितनी मशीनों की आवश्यकता है, कौन सी मशीन का ज़्यादा आवश्यकता है, मशीन है, मशीन के फैलाव का आशय है कारखाने के भवन में यंत्र, मशीनों
और स्थान नियत करने व वस्तु, गैस, पानी आदि के लिए समुचित व्यवस्था कराने के कार्य से है। संयंत्र के फैलाव मतलब कोई भी आप व्यापार स्टार्ट करेंगे तो आपको ये ज़रूर होना चाहिए कि आपको किस मशीन की ज़्यादा आवश्यकता है, और उसके बाद गैस, ईंधन, ये आदि, पानी, ये सब आपको समुचित व्यवस्था करने के कार्य से होता है, जिसे संयंत्र का फैलाव कहते हैं। मतलब जिसमें व्यापार स्टार्ट करते समय गैस, फ्यूल और फैक्ट्री लाइट, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो मशीन की वो सब संयंत्र के फैलाव के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। फिर उसके बाद है कार्यालय का संगठन। कार्यालय के संगठन का मतलब में आपका पॉइंट आ जाएगा 7वां पॉइंट, कार्यालय का संगठन। कार्यालय का संगठन में देखिएगा आपका पत्र व्यवहार के लिए जैसे राइटिंग पैड होना, जितने भी आपका कार्यालय के अंतर्गत कार्य होते हैं, कार्यालय में जितनी आवश्यकताएं होती हैं तो उसे हम कार्यालय के संगठन के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे पत्र व्यवहार के लिए राइटिंग पैड, कागज, टाइपराइटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोस्टेट मशीन, फाइलें, डुप्लीकेटर, तिथि यंत्र, फर्नीचर आदि सामग्री व्यवसाय के आकार के अनुसार होनी चाहिए। किसके? कार्यालय संगठन के अंतर्गत जो भी कार्य हमारा कार्यालय के अंतर्गत आता है, इतनी ये सब चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपका भवन है, वो जैसे फोटोस्टेट मशीन है, फाइलें हैं, डुप्लीकेटर हैं, तिथि डालने वाले यंत्र हैं, फर्नीचर है, यह सब चीज़ें आपके कार्यालय संगठन के अंतर्गत आती हैं। और आपको हम 8वां पॉइंट बताते हैं, कर्मचारियों का चयन। कर्मचारियों का चयन 8वां पॉइंट क्या है? कर्मचारियों का चयन। कर्मचारियों के चयन में आपको देखना व्यवसाय की स्थापना के लिए योग्य कर्मचारियों को चयन करना जरूरी है। जैसे लिपिक, कंप्यूटर, टाइपराइटर, लेखपाल, रोकड़िया, मैनेजर, इन सब के इनके कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। और ये सब संख्या व्यवसाय के ये सब संख्या जो हैं, मतलब जैसे आपको लिपिक की आवश्यकता, कंप्यूटर ऑपरेटर की, टाइपिस्ट की और रोकड़िया की, मैनेजर की, अन्य इन सब की आवश्यकता संख्या व्यवसाय के आकार व क्षेत्र पर निर्भर करती है। उसके बाद जो भी आपके बचे पॉइंट्स हैं, 1-2 पॉइंट जैसे है आपका संगठनात्मक क्लेवर की रचना। इसके अंतर्गत मुख्य कार्यकारी विभाग क्या होंगे, किन किन खंडों में बांटा जाएगा और उनके अध्यक्ष व अधिकारियों के क्या कर्तव्य दायित्व होंगे, इन विषयों में जरूर जानकारी होनी चाहिए। ये किसके अंतर्गत आते हैं? संगठनात्मक क्लेवर की रचना के अंतर्गत। और इसके बाद जो भी आपके पास पॉइंट हैं आप किताब में देखिएगा। और इस लेसन के लघुत्तरी, अति लघु कैसे करने हैं, आप क्वेश्चन बनाइएगा कि व्यवसाय का चयन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या व्यापारिक संगठन के स्वरूप को समझाइए। और वस्तु बाजार या बाजार विश्लेषण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ये आप क्वेश्चन नोट करिए, बनाइएगा और लिखिएगा, बताइएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला लेसन या इसमें जो कोई भी पॉइंट छूटे वो बताएंगे, या अगला लेसन आपका होगा व्यावसायिक पर्यावरण, आशय एवं घटक।
क्लास फर्स्ट ईयर आप ये लेसन थर्ड पढ़िएगा, पॉइंट समझिएगा। उस पॉइंट के अंतर्गत आप क्वेश्चन लिखिएगा कि व्यवसाय का चयन करते समय या व्यवसायिक संगठन के स्वरूप व सुबादार विश्लेषण क्या है, या व्यवसाय की इकाई का क्या आकार, इस तरह के क्वेश्चन आप अति लघु में करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसमें एक चीज़ और है, एकाकी व्यवसाय किसे कहते हैं, साझेदारी व्यवसाय क्या है, ये भी आपका अति और लघु में ही होगा। एकाकी व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय, जिसमें एक ही व्यक्ति एक ही व्यापार को स्वयं जोखिम और लाभ दोनों वहन करता है, वो एकाकी व्यवसाय कहलाता है। और साझेदारी व्यवसाय जिसमें बहुत सदस्य होते हैं, एक दो या दो से अधिक सदस्यों के द्वारा व्यापार चालू किए गए व्यापार को साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। आप लोग क्वेश्चन करिएगा, हमें बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेसन 4 लेके बताएंगे, जिसका लेसन का नाम है व्यवसायिक पर्यावरण, आशय एवं घटक। थैंक यू।